हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं FST 26। आइए देखते हैं पहला सवाल। If two particles A and B are projected from ground upward, its velocity time का हमें ये ग्राफ दिया है, ठीक है, shown in the figure. The ratio of maximum height attained by the A and B, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन का पूछ रहा है, A और B का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसकी एरिया निकाल लें पहले और दूसरे की। तो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो वो HA अपॉन HB इक्वल टू कितना हो जाएगी इसकी एरिया, इसकी एरिया हो जाएगी हाफ, पहले की देखें तो हाफ, y एक्सिस पे कितना है 10 इंटू बेस कितना है 1 अपॉन, इसका देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा हाफ, y एक्सिस की वैल्यू 40 इंटू ये कितना है 4, हाफ से हाफ कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/16 के बराबर। तो इनका मैक्सिमम हाइट की रेशियो कितना आ जाएगा 1/16 के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल विजन ऑफ ए टेलीस्कोप विच कंटेन एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ f1, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना दिया है f1 एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ f2, और आई पीस का कितना दिया है f2। तो मैग्निफिकेशन हमारा होता है FO अपॉन FE के बराबर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना दिया है f1 पीस, और इसका आई पीस का कितना दिया है f2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा f1 अपॉन f2 के बराबर। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा f1 अपॉन f2 के बराबर, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट विथ वन सोर्स एंड टू स्लिट, दो स्लिट है एक सोर्स है। इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर ब्लैक पेपर, अगर एक स्लिट को हम कवर कर देंगे ब्लैक पेपर से तो हमारा इसमें कोई भी फ्रिंज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर हम एक को बंद कर दिए ब्लैक पेपर से तो क्या होगा, फ्रिंज फॉर्मेशन नहीं होगा। पहला कह रहा है फ्रिंज विल बी, गलत, इसमें फ्रिंज हमारे क्या हो रहा है ब्रॉडर नैरो ये सब बन रहे हैं, ठीक है। जबकि जब इसको कवर कर देंगे तो हमारा कोई भी फ्रिंज बनेगा ही नहीं। नो फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड एंड द स्क्रीन विल हैव द यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ये किसी भी फ्रिंज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एट फोर्स, ये हमें फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0, u की वैल्यू हमें ये दी गई है। देन टाइम एट विच इट जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, मतलब कह रहा है कि जो नेट वेलोसिटी हो वो y एक्सिस में हो। इसका मतलब हमें क्या करना है, x वाले को 0, तो हम क्या करेंगे vx को 0 के बराबर, ठीक है। अब लिखते हैं vx इक्वल टू u, एक्सेलरेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। फोर्स कितना दिया है, फोर्स हमें दिया है इतना, तो मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा F/m, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3/5 I प्लस 4/5 J के बराबर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ux इक्वल टू vx इक्वल टू ux प्लस a t। ये क्या करना है, हमें केवल y डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी है तो x का क्या कर देंगे 0 फाइनल। इनिशियल x में कितना है यहाँ पे वेलोसिटी 6I, 6, यहां पे एक्सीलरेशन कितना है
x में -3/5 इंटू टी, ठीक है। इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/5t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो 10 सेकेंड के बराबर, t इक्वल टू कितना लग जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। नेक्स्ट, करंट थ्रू द आइडियल डायोड इज, इस आइडियल डायोड से हमसे पूछ रहा है कितना करंट होगा। ये क्या है अर्थिंग, तो इस टर्मिनल की पोटेंशियल हमारी क्या हो जाएगी 0, इस टर्मिनल की भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0, ठीक है। कितनी वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, करंट निकलेगा, फिर ऐसे मूव करते आएगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, करंट का फ्लो हाई टू लो होता है। तो ये डायोड कैसे है, फॉरवर्ड वाइस में। जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में है तो हमसे पूछा है करंट क्या होगा, करंट क्या होता है V/R के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है 10 - 5/R 100, तो ये कितना हो जाएगा 5/100, इसको डिवाइड करें 2 1/20 के बराबर, कितना एम्पियर हो जाएगा। इस डायोड से कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा 1/20 एम्पियर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर द पावर आउटपुट इन द सर्किट सोन वैल्यू विल बी मैक्सिमम, ठीक है। हमसे कह रहा है कि कितना, हम क्या कर रहा है, द पावर आउट इन द सर्किट सो वैल्यू विल बी मैक्सिमम, कब इससे मैक्सिमम पावर सर्किट से वो होगा। तो सर्किट से मैक्सिमम पावर, सर्किट से मैक्सिमम पावर होने का कंडीशन ये होता है कि R जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इंटरनल के बराबर हो, ठीक है। तो इस सर्किट से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। तो इंटरनल कितना है हमारा सेल के द्वारा 5 ओम, और एक्सटर्नल क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल में है, तो इसका अगर R इक्विवेलेंट निकाले तो 6 × R/6 + R के बराबर, और इसके साथ ये क्या है सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा ऐड। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है 5 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराए इसको इस साइड लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 6R = 5 में से 3 गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6R = 6 दूनी 12 + 2R, इसको इस साइड लेके आए 4R = 12, तो R = कितना हो जाएगा 3 के बराबर। तो R कितना रख देंगे तो इस सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा 3 ओम, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट, देख लो। ये कंडीशन याद रखना है, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोले तो हमें कुछ नहीं करना है, R एक्सटर्नल R इंटरनल के बराबर कर देना है, मतलब रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। देख लो अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, फॉर ए पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट, पैरेलल बीम का मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब जैसे लेजर लाइट, ठीक है। तो ये किस वेव फ्रंट, इसका क्या होता है प्लेन, प्लेन का क्या होता है सीधी एकदम लाइन में चलता है। स्फेरिकल, स्फेरिकल किसका होता है, ये होता है हमारा पॉइंट मास, पॉइंट के लिए, और ये क्या होता है सिलिंड्रिकल लाइन सोर्स के लिए, ये पॉइंट सोर्स के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लाइन सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, एक्सरे है वेलोसिटी, एक्सरे की वेलोसिटी क्या होती है,
एक्सरे जो होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। एक्सरे जो होती है इसको चलने के लिए मीडियम की किसी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेलोसिटी किसका होगा? तो वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू गामा RT बाई m के बराबर। जिसका मास जितना कम होगा वेलोसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना हो जाएगा? 1, इसका 2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक 18 और इसका 32। तो सबसे मास किसका कम है? एटॉमिक हाइड्रोजन का। तो मास कम है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम। यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसका होगा? एटॉमिक हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट, an object is kept on a smooth inclined plane of 1 in L। 1 in L का मतलब होता है sin 1 by L। ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस ये, तो ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बेस। द हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन टू बी इम्पोर्टेड टू द इंक्लाइन प्लेन सो दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन। मतलब कह रहा है कि ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इस पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इस पे कितना एक्सीलरेशन लगाएं? एक्सीलरेशन कि ये रिलेटिव मोशन ना करे। और कितना होता है एक्सीलरेशन जब ये रिलेटिव मोशन नहीं करता है? g tan थीटा के बराबर। एक्सीलरेशन कितना होता है? g tan थीटा के बराबर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? g tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 1, और बेस कितना है? ये हमारा आया है अंडर रूट L स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? g अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। अगर हम इतने एक्सेलरेशन से इसको चलाएंगे तो इस ब्लॉक पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड। देख लो नेक्स्ट, for a series LCR circuit the power loss at resonance। resonance का मतलब क्या होता है? XL XC के बराबर होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। मैक्सिमम पावर लॉस कितना होगा? जब ये रेजोनेंस पे हो, ठीक है। तो हम अब इसके बाद क्या करें? ये हमें पता है कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा XL XC के बराबर होता है। तो सबसे पहले Z इम्पीडेंस निकाल लें। Z कितना होता है? ये होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, और ये क्या है? बराबर। तो ये 0 हो जाएगा। तो Z किसके बराबर आ जाएगा? R के। Z किसके बराबर आ गया? R के। हमसे क्या पूछा है? पावर लॉस। पावर लॉस होता है E RMS इंटू I RMS cos फाई। ये हमारा होता है पावर फैक्टर। cos फाई क्या होता है? cos फाई होता है R बाई Z के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम रख सकते हैं, अगर यहां से Z हमारा कितना आया है? R, तो Z की जगह पे क्या रखें? R बाई R। तो ये क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। तो cos फाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? पावर लॉस। ई आरएमएस को अगर हम रेजिस्टेंस और करंट के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है? V इक्वल टू
V इक्वल टू आई आर, तो ये हमारा हो जाएगा आई आर एम एस आर इंटू, ये पहले से ही था आई आर एम एस, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1, तो ये हमारा कितना आ गया पावर लॉस आई स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, पावर लॉस कितना होगा आई स्क्वायर आर के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? हाँ देख लो, थर्ड। बहुत अच्छा सवाल है, देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट, टू सर्कुलर कॉइल 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर, सेम वायर से बने हैं, मतलब मटेरियल क्या है सेम है। रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस द सेकेंड, मतलब अगर पहले की आर है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, या इसकी 2r होगी। इसको लिख सकते हैं R1 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस है सेकेंड वाले के। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द देम सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन द सेम। ये हमसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों कॉइल के सेंटर पे क्या है सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या होता है, अगर पहले के लिए ये लिखें तो म्यू नॉट बाई 2 I1, करंट पहले में मान लो I1 है, रेडियस R1 इक्वल टू दूसरे का म्यू नॉट बाई 2 I2 अपॉन R2। ये कंडीशन हमें बोल रहा है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या है सेम, तो हमने दोनों को उठा के मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या कर दिया सेम, इससे ये कैंसिल। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 के बराबर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू होता है, अगर V1 लिखा जाए तो I1 R1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 R2 के बराबर। अब हमें I1 I2 का पता है, ये कितना होता है, ये स्मॉल r लिखते हैं, R1 R2, I1 अपॉन I2 कितना है, R1 अपॉन R2 के बराबर। यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 टाइम्स है इसके, तो अगर इसकी वैल्यू 2r है तो इसकी कितनी होगी r का स्क्वायर, r से r गया, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के बराबर। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 4 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। ठीक है, इफ द प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड v एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू। हमसे पूछ रहा है रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगी, सर्किल की। ठीक है, तो ये एक सर्किल पे इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ करंट कितना हो जाता है, करंट होता है q बाई टी, और ये हो जाएगा t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r बाई v। इसको रखें तो ये हो जाएगा q v अपॉन 2 पाई r के बराबर। ये हमारा आ गया करंट, ये हो गया करंट। ठीक है, सर्किल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 I बाई R। I की जगह पे हम इतना रिप्लेस कर दें, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 Q V अपॉन ये R क्या हो जाएगा R स्क्वायर 2 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन पूछा है V और B में, तो अगर इसको हम इस साइड लेके आ जाए R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहां से हम R स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो R स्क्वायर हमारा हो जाएगा इक्वल टू V बाई B। अगर प्रोपोर्शनलिटी देखें, ये सारे हटा दें, कांस्टेंट मान लें प्रोपोर्शनलिटी, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा V बाई B के। ऐसा कोई आंसर बन रहा है?
थर्ड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड विकास। ट्रांसफार्मर के कोर को क्यों हम लोग लेमिनेट करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो हमारा एडी करंट होता है, एडी करंट के लॉस को मिनिमाइज करे, एडी करंट के लॉस को मिनिमाइज करे, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करते हैं, उसके कोर को। ठीक है, देखते हैं। द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज, उसको क्या करें? मिनिमाइज करें। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, द सर्किट शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स, ईच ईएमएफ E। सारे का ईएमएफ क्या है? E E E E E E E, सबका क्या है? E। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इन सीरीज, ये सारे के सारे कैसे हैं? सीरीज में है। ठीक है, जब सीरीज में होते हैं तो करंट इक्वल टू हमारा क्या होता है? करंट होता है V बाई R थ्रू आउट सर्किट में। जब सीरीज में होता है तो ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जितना इस सेल के द्वारा जाएगा उतना ही इस सेल, तो करंट हमेशा इसमें क्या होगा? सीरीज में कांस्टेंट। और जब करंट कांस्टेंट होगा तो ये इसके नंबर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। यही हमसे पूछ रहा है, द आई करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन ग्राफ बिटवीन द नंबर ऑफ सेल्स एंड द करंट इन द सर्किट बेस्ट रिप्रेजेंट। तो कौन सा सही रिप्रेजेंट करता है? मान लो n सेल है, तो क्या करंट हमारे n सेल हो, 2 सेल हो, 4 सेल हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट हमारे पूरे सीरीज में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये क्या करेगा? इसका अगर बेस्ट ग्राफ देखा जाए तो करंट कांस्टेंट होगा n सेल के लिए, चाहे जितना भी सेल बढ़े, 2 बढ़े, 4 हो, 10 हो, इनफाइनाइट हो, सीरीज में क्या होगा? करंट सेम होगा। ठीक है, तो ये n पे डिपेंड नहीं करेगा कि सीरीज में कितने सेल लगे हुए हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स इज इतना। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेन एट हाइट 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना इज। कितना मैक्सिमम सेफ होगा वेलोसिटी? ये होता है v इक्वल टू अंडर रूट r g b अपॉन 2h के बराबर। ठीक है, रेडियस कितनी है? 150 इंटू g की वैल्यू कितनी होती है? 10, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 1.2 अपॉन 2 इंटू h कितना है? 2। इसको अब सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट है, ये नीचे गया, 0, एक 0 से एक 0 गया, ये 6, 3, ये हो गया 15 या 45, 15 या 43। ठीक है, और ये होता है, ये हमारा हो जाएगा 450, 40, ये हमारा होगा अप्रॉक्स 21 का। ठीक है, ये किसका होगा? रूट 21 का, 21 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से चलेगा तो ये क्या होगी? इसकी सेफ स्पीड होगी। देख लो। नेक्स्ट, ए मैन इज लिफ्ट विल वेट मोर व्हेन। कह रहा है कि जब कोई मैन लिफ्ट से जाता है तो उसका वेट बढ़ा हुआ कब दिखेगा? मतलब उसको कब शो होगा कि फील होगा कि उसका वेट बढ़ा हुआ है? तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो हमारा जी इफेक्टिव होता है, वो नीचे की तरफ लगता है G प्लस A के बराबर स्यूडो फोर्स के द्वारा। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नीचे पहले G नीचे तो लग ही रहा था, स्यूडो फोर्स की वजह से A नीचे भी लगेगा। अगर A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था तो स्यूडो फोर्स की वजह से हम इधर A दिखाएंगे, तो नेट A इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा G प्लस A के बराबर। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमें हमारा वेट बढ़ा हुआ फील होता है। तो लिफ्ट इज ग्रोइंग अप विथ इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट,
टू स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K1 K2 हैव इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, दोनों की इक्वल है। व्हेन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। हमसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी क्या है, दोनों की सेम है। कितनी होती है, a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2। ठीक। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m के बराबर। अब यहां से a1 अपॉन a2 करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के बराबर। अब हम इसको क्या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसको फ्रीक्वेंसी का फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई f1 अपॉन 2 पाई f2 के बराबर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। f1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे मास क्या कर रहा है, इक्वल। जब मास इक्वल है तो दोनों तरफ से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट k2 अपॉन अंडर रूट k1 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई आंसर बन रहा है, k2 अपॉन k1 के पावर 1/2। देख लो अच्छे से सवाल को एक बार बढ़िया से। नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस विथ मास नंबर a is shown in figure. There are 4 elements p q r shown on the figure. Then the select the correct option. तो हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब छोटी छोटी पार्टिकल जुड़ के एक हैवी पार्टिकल का फॉर्मेशन कराती हैं। इस रीजन में हमारा क्या होता है, एक हैवी पार्टिकल टूटता है स्मॉल पार्टिकल में। यहाँ पे हमारा क्या होता है, फिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब देखते हैं, PQ में भी प्रोड्यूस फ्यूजन रिएक्शन, सही है। PQ में भी प्रोड्यूस फिशन रिएक्शन, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट गलत है। RS में भी प्रोड्यूस फिशन, ये दोनों क्या है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ प्लैनेट मूविंग अबाउट द सन। ठीक है, उनके बीच ग्राफ क्या होगा, हमारा रिलेशन क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर क्यूब या r के पावर क्यूब। ठीक है, अगर रेडियस दिया है तो r के पावर क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं k, r के पावर क्यूब। तो हमसे यही पूछ रहा है कि इनके बीच ग्राफ क्या होगा। तो ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू mx का। ये क्या होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ग्राफ किसके किसके बीच होगा, टी स्क्वायर और आर क्यूब के, टी स्क्वायर और आर क्यूब के। तो ये हमारा आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। Two different mass m and 3m of an ideal gas are heated separately in vessels of constant same volume. इनकी वॉल्यूम क्या है, सेम। If the pressure P, absolute temperature T. Graph for these two cases are shown in figure A and B. The ratio of slope of the curve B to A, इनका क्या होगा स्लोप। ठीक है, किसका ग्राफ है, P by T का। PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो P बाई T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, N के, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के। और ये मोल क्या होता है, ये होता है हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका ज्यादा वेट होगा उसका P बाई T का रेशियो भी उतना ही ज्यादा होगा, और P बाई T का रेशियो ही ये क्या है, स्लोप है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रखते हैं स्लोप किसका पूछा है, A एंड B का, नहीं B टू A का, B बाई स्लोप A
कितना हो जाएगा 3m/m, ये कितना हो जाएगा 3:1 के बराबर, कितना हो जाएगा 3:1 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, या इसी को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को क्या बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें इसका पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml² t पे -2। वॉल्यूम का क्या होगा L3, इससे 2 कटे, ये ऊपर चला गया, ml पे -1 t पे -2 के बराबर। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml पे -1 और t पे -2। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इतना। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें डेल्टा मिनिमम कितना दिया है 30 डिग्री। ए होलो फेज filled with liquid, the ray of light refracted at an angle 30, refracted angle R कितना दिया है 30 at first surface से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो हमसे पूछ रहा है कि लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। तो R और प्रिज्म एंगल में क्या रिलेशन होता है, ये होता है R = a/2। तो a कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम = sin a प्लस लैम्डा मिनिमम/2 अपॉन sin a/2 के बराबर, ठीक है। अब a दिया है, लैम्डा मिनिमम दिया है, सबकी वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा sin 60 और 30 कितना हो जाएगा 90/2 अपॉन sin a कितना है 60/2, ये कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 30 की 1/2, ये ऊपर चला गया तो √2 से √2 गया तो ऊपर क्या बचा √2 के बराबर। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा √2 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ सुपरकंडक्टर बिकम्स। सुपरकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये लर्निंग है, याद करके निकल जाना। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इतना, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस द स्ट्रेच बाय 4 टाइम्स। कितने टाइम्स खींचा गया है लंबाई को 4 टाइम्स। तो इसका रिलेशन होता है r' नया खींचने के बाद जो होगा r' n² r के बराबर, n² r के बराबर। ये कैसे निकलता है, हम दोनों का क्या कर देंगे वॉल्यूम कंजर्व करा देंगे, तो फाइनली हमारा रिलेशन यही आता है। n की जगह कितना टाइम्स किया है 4 का स्क्वायर इंटू r, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू r की वैल्यू कितनी दी गई है 20, 16 दूनी 32, 320 ओम के बराबर, 320 ओम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, on increasing temperature uniform conducting wire the drift velocity of free electron। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा कंडक्टर और मेटल और कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका मेटल का और कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का क्या होता है डिक्रीज करता है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा बढ़ेगा।
लेकिन हमसे पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट I इक्वल टू एनी VDA के बराबर। करंट क्या हो जाएगा, V बाई R इक्वल टू एनी VDA के बराबर। तो VD 1/R पे डिपेंड कर गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/R पे। जब टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। A 5.5 long string, a mass of 0.035 kg. If the tension in the string is 77 Newton, the speed of transverse wave on the string क्या हो जाएगा, v इक्वल टू √T बाई म्यू के बराबर। ये क्या होता है, ये होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ। T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T की वैल्यू 77 दी गई है। मास पर यूनिट लेंथ, मास इतना है, लेंथ इतना, यानी 0.035 अपॉन लेंथ 5.5। इसको ऊपर लेते जाएं तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 77 इंटू 0.55 अपॉन 0.035। ऊपर से ये 3 गया और ये पॉइंट हटाए तो 10, ये कैंसिल। 7 से डिवाइड करें, 7 पचे 35, 5 टाइम्स, ये 7 से करें तो 11 टाइम्स, ये 11 पचे 55। तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया, इस दोनों में से एक बाहर निकलेगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 100। तो इसमें से रूट से बाहर क्या निकलेगा, इसका 11 और इसका 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू कन्वेक्स लेंस ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, जिनकी फोकल लेंथ क्या है, डिफरेंट, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ के समेशन के बराबर। मतलब D इक्वल टू हमारा क्या है, D इक्वल टू F1 प्लस F2 के बराबर। ठीक, द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन विल बी, तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, ये होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 के बराबर। अब D हमें ये दिया है, इसको पावर के फॉर्म में लिखें, 1/P1 प्लस 1/P2। D की जगह इतना रिप्लेस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस इसकी जगह पे 1/P1 प्लस 1/P2 P1 P2 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कराएं इसके अंदर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये इस दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, P1 P1 कैंसिल, तो बचेगा क्या ऊपर, P2, और इधर P2 P2 कैंसिल, P1 के बराबर। जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो P हमारा क्या आ जाएगा, P नेट 0 के बराबर। जितना प्लस का है उतना ही माइनस का, तो P क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आंसर पहला, देख लो। नेक्स्ट, the moment of inertia of a semicircular wire OAB of mass m and radius r about y-axis in the plane of the semicircle in the ring। हमसे इसके अबाउट पूछ रहा है कि इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। ठीक है, पहले इसके z एक्सिस से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, रिंग हो या रिंग का पार्ट हो, अगर रेडियस मास सेम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही आती है। ठीक है, जो एक्सिस से होती है। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, I z के अबाउट m/r²। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है इसके अबाउट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे, क्या करके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के।
तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और ये दोनों क्या है, दोनों पार्ट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड की वैल्यू कितनी है एम आर स्क्वायर, तो आई वाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इस एक्सिस के अबाउट हमें पता चल गया, इस एक्सिस के अबाउट कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। अब क्या कर देंगे, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है हमारा, इसके अबाउट निकालना है आई वाई ओ इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, मतलब जितना दूरी पे हो, ये दूरी क्या है आर के बराबर है, तो ये कितना निकला है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एक्स क्या है आर स्क्वायर के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर, कितना आ जाएगा 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, What is the nature of graph between capacitive reactance and frequency? Capacitive reactance क्या होता है XC 1 upon ओमेगा C के बराबर, XC इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ सी, तो XC किसके 1 अपॉन F पे, इनके बीच ग्राफ कैसा जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, XC और F के बीच। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ EMF E and internal resistance R of cell, a graph obtained between the potential difference V between the terminal of cell against the current I, which was changed by the adjusting the रोस्टेड इज ए सोन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी, हमसे कह रहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसका लिखें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस आई आर डिस्चार्जिंग के केस में। ठीक, R क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कितना होगा, ये हमारा स्लोप के बराबर। अगर हम V और R के बीच ग्राफ खींचे तो ये क्या बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है, और स्लोप ही हमारा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्लोप यहां से अगर हम निकाल लें तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाए, तो ये कितना हो जाएगा, ये R, ये स्मॉल r कर देते हैं, R इक्वल टू वाई बाई एक्स के बराबर। स्लोप क्या होता है y एक्सिस की वैल्यू अपॉन x एक्सिस की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है y और x की वैल्यू क्या है x, तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया y बाई एक्स के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ, देख लो नेक्स्ट, ए बॉम्ब इज एक्सप्लोड इन मिड एयर व्हेन इट्स हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतना, द ब्रेक इनटू 2 pieces A and B having mass in ratio 1:2, if A goes vertically at speed इतना, then the speed of B will be, पहले जब ब्रेक नहीं किया था तो इनिशियल बॉल का मास मान लेते हैं, अगर ये 3m है तो वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ब्रेक होने के बाद एक मास टूट रहा है m में और एक 2m में, ठीक है, ब्रेक होने के बाद, और ये कहा जा रहा है गोज वर्टिकली एट स्पीड इतना, ये वर्टिकली ए वाला ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से 80 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी वेलोसिटी हमसे भी पूछा है। ठीक है, अगर इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा 3m इंटू 20i, पहले का बिफोर एंड आफ्टर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80mj प्लस 2mv के बराबर।
दोनों तरफ हर तरफ से m कॉमन करके कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 60i इक्वल टू 80j प्लस 2v के बराबर। 2 से डिवाइड करें ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30i प्लस 40 माइनस ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 40j इक्वल टू v। तो v डैश ए v की मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा 50 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, एन AC हैविंग पीक वैल्यू इतना is used to heat a wire, a DC produced in the same heating rate will be। आपसे क्या पूछ रहा है I RMS इक्वल टू क्या हो जाएगा I पीक अपॉन रूट 2 के बराबर। ये कितना दिया है 2.82 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। जब डिवाइड करेंगे ये कितने के बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ Cp बाई Cv फॉर हीलियम इज इतना एंड दैट फॉर हाइड्रोजन इज इतना। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड हीलियम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। वेलोसिटी ऑफ साउंड किसका पूछा है हीलियम से हाइड्रोजन अंडर, ये क्या होता है b इक्वल टू अंडर रूट गामा RT बाई m। ठीक है, अगर हीलियम का लिखा जाए तो हीलियम का गामा कितना दिया है 5/3। मास किसका हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 अपॉन इसका कितना दिया है 7/5 गामा। हीलियम का मास 4, ये 2, ये 5 ऊपर चला गया, ये हो गया हमारा 25 अपॉन 3 दूनी 6 और 7 6 42। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5√42 के बराबर। इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5/√42 के बराबर। देख लो आंसर से थर्ड। नेक्स्ट, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना एंड म्यू इक्वल टू इतना, सिल्वर्ड एट प्लेन फेस। प्लेन फेस को क्या किया है सिल्वर। द डिस्टेंस d एट विच एन ऑब्जेक्ट O मस्ट बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर टू गेट इट इमेज एट इट सेल्फ इज। ठीक है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं हमारी क्या बन रही है इमेज भी बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है। तो ये कैसे कहाँ होता है, ये हमारा फोकस पे होता है। जहां ऑब्जेक्ट होता है वहीं इमेज बने। जब पैरेलल रे इस पे डालेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों कहाँ कट करेंगे फोकस पे। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है। तो d की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, d हमारा फोकस के बराबर हो जाएगा। अब फोकस की हमें वैल्यू दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी d की 10 सेंटीमीटर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, the plot of Maxwell distribution of two different gas at different temperature are shown then। ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें दिया गया है। ठीक है, तो इनकी मोस्ट प्रोबेबली स्पीड क्या है सेम, तो दोनों के बराबर कर दो 2RT/m। ठीक है, पहले के लिए A इक्वल टू अंडर रूट 2RTB/mb। ठीक है, रूट दोनों साइड से हटा दो, R कैंसिल, तो TA अपॉन TB इक्वल टू क्या हो जाएगा MA अपॉन MB के बराबर। ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो नेक्स्ट। A charge Q is held over a corner of a square plate, side L at height L as shown
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ प्लेट, इस एक प्लेट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगी। ये L हाइट पे है, मतलब ये कहाँ पे है, ये है क्यूब के कॉर्नर पे। कहाँ पे है, क्यूब के कॉर्नर पे। वहां पे हमारा फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स हमारा होता है क्यूब इनक्लोज अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 8 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो क्यूब अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कितनी फेस की वजह से होता है, 3 फेस की वजह से होता है। हमसे पूछा कितनी फेस की वजह से है, 1 फेस की वजह से, तो हम और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्यूब अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हमसे 1 फेस की वजह से पूछ रहा है कि कॉर्नर पे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ ए monoatomic ideal gas mixed with 1 mole of diatomic ideal gas, the molar specific heat, मतलब हमसे CV मिक्सचर का पूछ रहा है। ये क्या होता है, N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 1 मोल है, CV पहले के लिए मोनोएटॉमिक गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। CV इक्वल टू क्या होता है, CV होता है F/2R के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2R प्लस डाई के लिए 5/2R अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और 3 8, 8R/4, ये 2R के बराबर। तो इसका मोलर स्पेसिफिक हीट मिक्सर का कितना होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 2R के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, देख लो। नेक्स्ट, 2 ब्लॉक आर कनेक्टेड ओवर ए मासलेस पुली एज shown in figure. The mass of the block A is इतना, एक का मास कितना दिया है, 10 kg, and the coefficient of friction of kinetic friction is 0.2. कितना दिया है, 0.2। ब्लॉक A स्लाइड डाउन, कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, इंक्लाइन एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0। द मास ऑफ द ब्लॉक बी इन kg, तो हमसे पूछ रहा है कि मास इसका कितना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स 0। इस पे मान लेते हैं टेंशन T है, तो T मास इसका m, तो T इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mg के, ठीक है। T किसके बराबर हो जाएगा, mg के। ये पीछे की तरफ, जब ये नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, इस पे हमारा लगेगा mg sin 30। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos 30 और ये sin 30, ये mg है। तो इसको अगर इसके बराबर करें तो mg sin 30 इक्वल टू टेंशन कितना है, mg प्लस ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो म्यू n, म्यू कितना दिया है 0.2, n कितना है, ये है mg cos 30 के बराबर। अब यहां से मासेस रखते हैं, इसका मास हमें दिया है कितना, इसकी m की जगह पे 10, इस m की जगह पे 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू m इंटू 10 प्लस इसका अगर पॉइंट हटाएं तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 cos 30 की वैल्यू √3/2, ये 2 से 2 गया, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर इससे इसको डिवाइड करें तो ये 50, तो 50 माइनस ये √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, तो 17 माइनस करेंगे इक्वल टू m इंटू 10, ये 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा
m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 33/10 इक्वल टू 3.3 के बराबर। तो इसका मास कितना होगा? 3.3 kg के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है B का मास कितना होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू एयर ए फॉलिंग बॉडी फेस resistive force proportional to square of velocity, consequently its effective down acceleration is reduced and the give, ये हमें रिलेशन दिया है, ठीक है। where k की वैल्यू हमें दी गई है, then terminal velocity of finally falling body का मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? 0। तो ये 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? g माइनस के वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? g बाई के। g की वैल्यू 10, k की वैल्यू कितनी है? 0.002। ये ऊपर चला गया 1000, इसको डिवाइड करें 5, तो v इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5000। और ये किसका होता है? ये हमारा हो जाएगा 70 के अप्रॉक्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, टू मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम आइडियल गैस मिक्सर। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज निग्लेक्टिंग वाइब्रेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसका रिलेशन क्या होगा? मिक्सर का पूछा है कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब सीपी हमसे पूछ रहा है। सीपी क्या होगा? N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 के बराबर, ठीक है। अब CP इक्वल टू क्या होता है? CP इक्वल टू होता है F/2 प्लस 1 R के बराबर। इस हर जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से पता चल जाएगा। तो पहले के लिए अगर लिखा है तो 2 मोल कितना है हीलियम का? 2। हीलियम क्या होता है? मोनोएटॉमिक गैस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 1 R प्लस N2 कितना है? 4। इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन डाई एटॉमिक 5/2 प्लस 1 R प्लस वाटर क्या होता है? पॉली एटॉमिक 1 into 6/2 प्लस 1 R अपॉन पूरा कितना हो जाएगा? 3, 4 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया, यहां से 2 कॉमन करिए, 2 और 3 5, 2 से 2 कैंसिल, 5R प्लस ये हो जाएगा हमारा 7, 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 दूनी 14R प्लस इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 6, 8 में से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 4R अपॉन 7। ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 19 4 23R/7 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? 23R/7 के बराबर। आंसर 4 देख लो। नेक्स्ट, a certain mass of gas at इतना is expanded to इतना times its volume under adiabatic condition। गामा इक्वल टू ये, देन फाइनल टेम्परेचर हमसे क्या पूछ रहा है? फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो रिलेशन क्या होता है? T V के पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा T1 V1 के पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा -1। तो T2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? T1 V1 अपॉन V2 के
पावर गामा माइनस 1 इसको रखें। T1 कितना दिया है 273, B1 का इनका रेशियो कितना आ रहा है 1/81, 1.25 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, ये 0.25 मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 181 के पावर 1/4 यानी हो जाएगा 273 इंटू ये किसका होता है 1/4 हो जाएगा तो 1/3 का, इसको डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 91 के बराबर, इतना केल्विन 91 केल्विन। तो डिग्री में कितना हो जाएगा, इसको 273 से माइनस करेंगे, 273 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -182 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो नेक्स्ट, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर आइडियल फ्रॉम सोन। हमें इसकी रीडिंग वोल्ट मीटर की बतानी है कितनी होगी। ठीक, ये पोटेंशियल दिया है, ये सारे के सारे क्या है रेजिस्टेंस सीरीज में, तो हम पहले करंट निकाल लेंगे। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेंगे, ये कितना हुआ 12 10 22 और 3 25 वोल्ट, 2.5/25 यानी 0.1 एम्पियर। यहां से कितना निकला होगा 0.1 एम्पियर का, यहाँ पे भी कितना जाएगा 0.1, यहाँ पे भी कितना जाएगा 0.1। अगर हम यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा उसकी पोटेंशियल। तो B इक्वल टू क्या होता है IR, करंट कितना है 0.1 इंटू R 12, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट के बराबर। तो इस वोल्ट मीटर में कितना पोटेंशियल रीड होगा 1.2 वोल्ट के बराबर। देख लो नेक्स्ट, इफ ए कार्नोट इंजन फंक्शन एट सोर्स टेम्परेचर्स 200 इतना एंड इतना टेम्परेचर्स, व्हाट इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2/T1 के बराबर। 1 माइनस T2 87 प्लस 273 अपॉन 273 प्लस 127, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 3 10 के 0 और ये हो जाएगा 8 8 16 6 2 1 3 अपॉन ये हो जाएगा 7 3 10 9 1 10 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 इधर गया, 40 में से 36 गया 4/40 यानी ये कितना हो गया 1/10। एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/10। परसेंटेज में कितनी होगी, तो परसेंटेज में 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/10 इंटू 100, ये 10% के बराबर। एफिशिएंसी कितनी है इसकी 10% के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड बाय द टू वाइब्रेशन। बीट्स क्या होता है, बीट्स होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। यहां से अगर फ्रीक्वेंसी निकालें तो ये कितना हो जाएगा 2πf1 इक्वल टू 4, ये कितना है, ये है हमारा 6 4 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 3। वैसे ही f2 निकालें तो f2 कितना हो जाएगा, f2 हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 2 6। तो बीट कितना हो गया, ये हमारा हो गया f2 माइनस f1, ये हो जाएगा 326 माइनस 323, 3 बीट के बराबर। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 3, आंसर सेकंड। देख लो नेक्स्ट,
द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया स्फीयर इतना, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटरमाइन वॉल्यूम का हमसे पूछ रहा है। रिलेटिव एरर एरिया का डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर के बराबर। ये कितना दिया है? ये दिया है अल्फा इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। इधर करें तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 के बराबर। ठीक है, अब वॉल्यूम का हमें बताना है, तो वॉल्यूम का क्या होता है? डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर। 3 डेल्टा आर बाई आर कितना आया है? अल्फा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 अल्फा के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? 3/2 अल्फा के बराबर। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, a conveyor belt is moving at constant speed of 2 meter per second. A box is gently dropped on its, then the coefficient of friction between them mu is equal to इतना. The distance box will move relative to belt before coming to rest. ठीक है, रेस्ट पे आने से पहले कितना ब्लॉक मूव किया था। तो इसका अगर रिटार्डेशन देखें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू जी के बराबर 0.5 इंटू 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो कितना डिस्टेंस चलेगा? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 2a के बराबर। u कितना दिया है? 2 का स्क्वायर 4/2 इंटू a। ये कितना हो जाएगा? 2/5। ये कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर के बराबर। कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर के बराबर। नेक्स्ट, a spring cylinder of mass m and radius r is lower on a rough inclined plane of angle 30 with horizontal mu is equal to इतना। cylinder is released at height 3r from the horizontal shown in the figure। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन चेक करना है कि पहले ये चेक करना है कि ये रोल डाउन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। म्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक, 10 30 एंगल कितना है? 31 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिलेंडर है हॉलो, तो इसको क्या मान लेंगे? 1। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 अपॉन 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये म्यू कितना आ गया? म्यू आ गया हमारा 1/2√3 के बराबर। मतलब इससे क्या है? इससे ये छोटा है। जब इससे ये छोटा है तो ये क्या करेगा? ये हमारा रोल डाउन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? स्फीयर रोल डाउन करेगा। ठीक, सिलेंडर विल बी रोल डाउन इमीडिएटली नहीं करेगा, कुछ समय के मतलब थोड़े समय के बाद। सिलेंडर विल रोल डाउन आफ्टर सम टाइम, जस्ट तुरंत ही नहीं रोल डाउन करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से, मतलब u इक्वल टू 0। द टाइम इन विच इट कवर ए पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। ठीक है, ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या है? 0। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √s के। ठीक, तो देखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर changed by amount phi in the time delta t, then the total
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q द पासिंग एनी पॉइंट द सर्किट ड्यूरिंग टाइम T इज, ठीक है। तो हमारा चार्ज होता है Q N डेल्टा फाई बाई R के बराबर, ठीक है। तो ये चार्ज जो होता है हमारा इस पे डिपेंड करता है N डेल्टा फाई बाई R के बराबर, ये हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा चार्ज जो होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।